आपको समाज अगर वो चयन करता है, आपको ठीक है सत्ता में लाता है, तो क्यों, माने किस लिए आपको सत्ता में लाए, आपकी क्या क्वालिटीज है, ऐसा क्या हुनर है, इसमें क्या बताना चाहेंगे? इस पे आप ध्यान लगाए थी। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये बताएंगी कि जो आपके सभासद हैं वो आपसे संतुष्ट हैं? देखिए, तैयारियां तो मेरी हैं, अब रणनीति तो सबको बताई नहीं जाती है जी। रही बात मैदान में आने की, रणनीति तो देखिए मुझे लगता है कि जो संभावित प्रत्याशी होते हैं वो सिर्फ जो सिटिंग में होते हैं उनकी कमियों को निकालने के लिए ही काम करते हैं। संजीदा बात कहीं न कहीं से घिरा पड़ा इस नगर के लिए, काशीराम कॉलोनी, ये इस पे क्या कहना चाहेंगे? माने काशीराम कॉलोनी जो पात्र हैं वो लोग सही रह रहे हैं या फिर इसका कोई और है जिम्मेदार? इसमें क्या कुछ आप इसका बताना चाहेंगे? मानवता चूंकि ये सरकारी संपदा है, तो मानवता की वजह से हम किसी को सुविधा दें, चूंकि हमारा उसमें निजी हक कोई है नहीं। एक बात। दूसरी बात कि काशीराम कॉलोनी में अगर लोग रह रहे हैं फिर फाइनल नहीं हो पाए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? माने वो अभी नगर पालिका की जमीन है कि जमीन खरीदना पड़ेगा कहीं? देखिए, जब भी कोई महिला निकलती है सबसे पहला क्वेश्चन उससे यही बोला जाता है। अकबरपुर को जो वार्ड पूरे हैं 25 वार्ड, उनको क्या मिला? नगर से शुरुआत आप बताएं, क्या दिए आपने? आपको क्या लगता है कितने % जमीनी स्तर पे गया है और कितने % नहीं गया है? फिर मैं अपना जवाब बताऊं। अब ये पूरा ध्यान गया नहीं, लोगों ने अभी तक प्लान नहीं किया होगा, सोचा नहीं होगा, उसको आप करेंगी, ऐसा कौन सा है? जला तो ये लकड़ियों की व्यवस्था कहां से कराती हैं आप? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हरे वृक्षों को, हरे पेड़ पौधों को आप वो करवा रही हैं? ऐसा तो नहीं? आम जनमानस आएगा अपनी समस्या लेकर के, तो आपसे कहां भेंट करेगा? देखिए, आम जनमानस के लिए हमारा एक कैंप कार्यालय बना हुआ है, वहां पर हमारे तो वहां तो आप उपलब्ध नहीं दे पाती हर समय। Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, अभी समाचार टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अंबेडकर नगर जनपद अकबरपुर नगर पालिका परिषद की वर्तमान चेयरमैन माननीय सरिता गुप्ता जी हैं, जिनके साथ एक हमारा विशेष इंटरव्यू में खास बातचीत होगा। एक बड़ा इंटरव्यू, एक बेहतर इंटरव्यू, एक स्वस्थ इंटरव्यू लेके निकलेंगे। सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आप इस समय नगर पालिका की चेयरमैन हैं। लगभग आपके इस अकबरपुर में 25 वार्ड आते हैं, तो इसमें काम को लेकर के काफी चर्चाएं हैं। कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने किया कुछ वार्ड में जा करके, तो वहां से कुछ लोग संतोषजनक हैं, कुछ लोग असंतोषजनक हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मानिए इस वार्डों में जो आपका काम का शुरुआत हुआ इन 5 वर्षों में, आप एक बात में। देखिए, हमारे अकबरपुर नगर पालिका परिषद में 25 वार्ड हैं और 25 वार्ड में मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से काम किया है। इसलिए अगर जनता में कोई किसी भी प्रकार की बातें हैं तो मेरे सामने जब भी आएंगी मैं उनका जवाब दूंगी। और आपके फीडबैक की रही बात, तो आप मुझे बताएं कि क्या आपका फीडबैक रहा, पॉजिटिव रहा, निगेटिव रहा, क्या आपने ऐसा? लोगों की समस्याएं हैं कि बिजली, पानी, सड़क, कॉलोनी और राशन, ये सब सारी चीजें जिस स्तर तक, जिस जमीनी स्तर तक जाना चाहिए था उस ढंग पे मिल नहीं पाया है। तो ये माने इसका कहां तक, आप इस प्रश्न का कहां तक आंसर करेंगे? आपको क्या लगता है कितने % जमीनी स्तर पे गया है और कितने % नहीं गया है? फिर मैं अपना जवाब बताऊं। अब ये परसेंट का माने अगर हम परसेंट में काउंट करें तो लोगों का कहना यह है कि भैया कभी हमारे पास कभी हाल खबर, कभी भेंट करने, कभी मुलाकात करने नहीं आती, कभी हम लोगों के सुख दुख में साई नहीं होती, कभी इस तरीके से बाई फेस नहीं मिलती। इसमें माने यही % का शुरुआत। देखिए, ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि 5 सालों में मैंने बहुत बार जनता से डायरेक्ट इंटरेक्शन मेरा हुआ है और जनता के बीच में मैं सफाई अभियान के तहत और किसी न किसी अभियान के तहत मिली हूँ। हाँ, पर्सनल मैं नहीं कह सकती कि मैं पर्सनल किसी के घर गई हूँ, लेकिन लोगों के दुख सुख में भी गई हूँ। और मेरे हस्बैंड प्रतिनिधि मनोज गुप्ता जी, वो लगातार हमेशा 5 सालों से फील्ड में बने रहे, हमेशा सबके सुख दुख में शामिल रहे और जब भी वो लोगों के बीच में रहे, सुख दुख में शामिल रहे, वहां से उनको लोगों ने चीजें बताई और उन्होंने उनके शिकायतों का निराकरण भी किया, निस्तारण भी किया और उनको जो सुविधाएं देनी चाहिए थी उनको उसी फील्ड से जानकारियां होती थी, तभी उनको सिस्टमेटिक सुविधाएं हम दे पाए। और अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा फीडबैक मिल रहा है कि कुछ % लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनको जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली है, तो ये तो हर सरकार में होता है। 100% तो कोई भी नहीं काम कर सकता। अगर 100% कोई काम करेगा तो फिर दूसरी सरकारों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नहीं, आम जनमत राय लिया गया, उनका बताना यह है कि भैया 5 वर्षों में कभी भी आना जाना नहीं हो, कभी भी हाल खबर नहीं लिया गया। इस पे क्या कहना है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है।
अच्छा। कभी भी आना जाना नहीं हुआ। कभी भी आप अगर सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि मैं कितनी एक्टिव रहती हूँ। हाँ, पर्सनली लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा है वो ऐसा बोलेंगे, आप 100 लोग के पास जाएंगे तो 25 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो कहेंगे कि नहीं, इनका कभी डायरेक्ट आना जाना नहीं हुआ। लेकिन क्या आप ये मान सकते हैं कि सोशल मीडिया पे जो इस तरीके से फील्ड में एक्टिव रहती है महिला, और ऑफिस में, मीटिंग्स में, हर तरह की चीजों में, चाहे वो सरकारी चीजें हो चाहे वो सोशल हो, दोनों में एक्टिव रहने वाली महिला, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, आप एक महिला नेत्री हैं, तो इसके पीछे कोई आपका निजी उद्देश्य है, कोई स्वार्थ भी है कि निस्वार्थ भाव से आप सेवा कर रही हैं आम जनमानस का? देखिए, जब भी कोई महिला निकलती है सबसे पहला क्वेश्चन उससे यही बोला जाता है जी। कि आपका कोई निजी स्वार्थ है या फिर आप ऐसा। आप अकबरपुर में देखिए, अकबरपुर में महिलाएं हमारी कितने पीछे हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि हमारे अकबरपुर में महिलाओं को भी आगे आना चाहिए? एक महिला नेत्री अगर निकली है और वो उसने बीड़ा उठाया है कि हम अपने अकबरपुर की तस्वीर बदलें, अपने अकबरपुर के गाँव की तस्वीर बदलें, बेसिक सुविधाएं, हम मूलभूत सुविधाएं दे पाएं, महिलाएं हमारी उठ कर के बोलना सीखें, आवाज उठाना सीखें। अगर आप महिलाओं से फीडबैक ले रहे हैं और अगर महिलाएं बोल रही हैं तो ये मेरी जीत है, क्योंकि महिलाओं को मैंने बोलना सिखाया है। अब की बार देखा गया कि जो हमारे राष्ट्रीय उत्सव आते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, कभी भी तहसील तिराहा के पहले जो फव्वारा है यहाँ का सौंदर्यीकरण कराया गया और यहाँ पे तिरंगा फहराया गया। तो ये सरकार की योजना था, इस नाते किया गया कि ये आपका मतलब निजी मंतव्य था, निजी मंशा थी? देखिए, हमारे अकबरपुर में कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं था कि जिससे हमारा अकबरपुर पहचाना जाए कि नहीं, हम अकबरपुर में इंटर हो चुके हैं। अच्छा। कोई बाहर से आए तो उसको लगे कि मैं अकबरपुर में हूँ। तो ऐसा कोई सिंबॉलिक चीज नहीं थी हमारे यहाँ। तो मुझे लगा कि एक राष्ट्र भावना से जागृत होकर के एक झंडा जरूर होना चाहिए हमारे देश में। तो ये 5 साल से मेरा ये सपना रहा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी चलते अवरोधों के चलते 5वें साल में मैं ये करा पाई। और मुझे बहुत गर्व होता है कि अब हमारा झंडा लहरा रहा है। एक सेल्फी पॉइंट भारत माता की हमने बनाई ताकि लोग इन चीजों से प्रेरित होकर के कहीं ना कहीं राष्ट्र भावना उनके अंदर भी जागृत हो, लोग ये सोच सके कि हमारा देश हमारे लिए कितनी बड़ी चीज है, सर्वोपरि चीज है। तो अभी तक आप 5 वर्षों तक चेयरमैन पद पर रही हैं। जो लोग संतुष्ट हैं वो तो ठीक है, कुछ हद तक संतुष्ट हैं। जो लोग असंतुष्ट हैं, अगर उनको जवाब देना पड़े आपको, तो इस नगर को आपने क्या दिया, या इस अकबरपुर को जो वार्ड पूरे हैं 25 वार्ड, उनको क्या मिला? नगर से शुरुआत आप बताएं, क्या दिए आपने? देखिए, नगर में जो सबसे जरूरी चीजें थी वही नहीं थी। अच्छा। नाली, सड़क, खड़ंजा और बिजली, पानी, इनकी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। नाली, सड़क, खड़ंजा भी नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था। हाँ, कुछ चीजें हुई थी, मैं ये नहीं कहती कि नहीं हुई थी, बिल्कुल ही नहीं हुई थी। लेकिन जब 2008 में हमारे नगर का विस्तारीकरण हुआ था तो उसमें लगभग 39 गांव हो गए थे, 40 गांव जुड़ गए हैं, और उन 40 गांव बिल्कुल ही एकदम पिछड़े, सुविधाओं से भरी थे, बिल्कुल सुविधाओं से वंचित गांव थे, जिनमें एक रास्ता भी पक्का नहीं था, ना ही वहां पर पानी की व्यवस्था, ना ही बिजली की व्यवस्था, खंभों तक की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इन 5 सालों में मैंने हर गांव में बिजली दी है। हर गांव में अब आप कहीं भी टॉर्च लेकर नहीं जाना पड़ता है, नहीं तो महिलाओं को टॉर्च लेके बाहर जाना पड़ता था। हर 2 किलोमीटर पे आपको एक कम्युनिटी टॉयलेट मिल जाएगा, और हर चौराहों पे आपको वाटर कूलर मिल जाएगा। हर चौराहों के सुंदरीकरण को बढ़ाया है मैंने। हमारे अकबरपुर में 4 शमशान घाट है जिनकी सुंदरता बढ़ाई गई है। जहां पर पहले बहुत ही असुविधा हुआ करती थी, ऐसे खेत खलियान टाइप का हमारा शमशान घाट था कि जाके लोग जला देते थे, वहां सौदागृह बनाए गए हैं, शौचालय बनाए गए हैं, बाउंड्री कराई गई है, गेट बना है, पाथवे बना है, लाइट की सोलर व्यवस्था की गई है। इस तरह की सुविधाओं से उसको मैंने बनाया। आपने नगर में देखा, मैंने डिवाइडर पे आपने वृक्षारोपण भी करवाया। जी हाँ, ये हमारे नगर का मेन रोड है, और इस मेन रोड पर पहले गन्ने की ट्रकों से बहुत जाम हुआ करता था। दिन में भी बहुत जाम का सामना करना पड़ता था, मिट्टी और धूल उड़ा करती थी उस सड़क पे। उस सड़क पर हमारे 7 करोड़ की लागत से कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी को मैंने दिया है, और पीडब्ल्यूडी के द्वारा मैंने उस सड़क का सुंदरीकरण करवाया है। उसमें बीच में डिवाइडर और वृक्षारोपण के द्वारा शहर की सुंदरता भी बढ़ाई है और जाम की समस्या से भी निजात दिलाया है। ये हमारा बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट था, प्रमुख काम था, जो हम लोग पहले से ही सोच के हमने रखा था कि जब हम आएंगे तो हम ये करेंगे, और मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं ये कर पाई।
जी जी। और फवारे सारे बंद पड़े हुए थे, चारों फवारे बंद थे, उनके मोटर खराब पड़े थे। फवारों को चालू कराना, उनकी फिर से सौंदर्य बढ़ाने के लिए उनमें और सुंदरता बढ़ाया गया। मूर्ति स्थापना कराई गई। गांधी जी की प्रतिमा हमारे अकबरपुर में नहीं थी, लोहिया जी की प्रतिमा थी, पटेल जी की थी, लेकिन एक गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनकी प्रतिमा नहीं थी। उनकी प्रतिमा की स्थापना कराई गई है। अभी रिसेंटली हमारे शमशान घाट में एक शंकर जी की आस्था का केंद्र हम लोग बना रहे हैं, वहां पर शंकर जी की प्रतिमा का उद्घाटन होने जा रहा है। और जब मेरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ था तो किन्हीं कारणों से महाराजा सुहेल देव की मूर्ति को हटा दिया गया था, तो उस स्थान पर हम लोगों ने महाराजा सुहेल देव की मूर्ति का भी व्यवस्था करा दिया है और वहां पर भी उनका एक स्थापना होने जा रहा है। उसका उद्घाटन हमारे अच्छा, ये ठीक है, सर्दी का मौसम चल रहा है, तो सर्दी की इस मौसम में आप वार्डों के लिए कुछ सुविधा या ठंडक में कुछ उनके लिए संसाधन कुछ ऐसा करती हैं आप? देखिए, जब भी हमारे देश में कोई आपदा आती है तो सरकार बहुत एक्टिव हो जाती है और कहीं ना कहीं हमारी भारतीय जनता पार्टी इस चीज में बहुत माहिर है कि कभी भी आपदा आती है तो उस आपदा को वो हमेशा अवसर बनाने का काम करते हैं। यही इन्हीं सी चीजों से प्रेरित होकर मैंने भी अपने अकबरपुर में आपदाओं से अवसर प्राप्त किया है और इन अवसर से मैं आगे बढ़ी हूँ, जो लोगों को शायद देखा नहीं जा रहा है। बाढ़ की आपदा आई हमारे यहाँ, बाढ़ में हमने इतने अच्छे से हमारे सारे कर्मचारी लगे रहे, पूरी तरह से रेस्क्यू हुआ, लोगों को वहां से आश्रय स्थल पर पहुंचाया गया। पहुंचाने के लिए हमने ई रिक्शा गाड़ियां लगा रखी थी कि उनको पहुंचाया जाए। ठंड के टाइम में भी लोगों को सड़कों से उठा करके आश्रय स्थल तक पहुंचाने के लिए ई रिक्शे का बंदोबस्त कराया गया है, परमानेंट जाता है। साथ में गाँव में कंबल वितरण का कार्य हर वर्ष होता है। साथ में लगभग कितने कंबल आप वो वितरित करवाती हैं? लगभग 4 से 5 हजार कंबल प्रतिवर्ष वितरित हो जाते हैं। अलाव के लिए कुछ लकड़ियां इत्यादि भी भेजती हैं आप ऑर्डर में? अलाव के लिए मैं बताना चाहूंगी, पहले नाम मात्र को केवल 13 स्थानों पर लकड़ी जलाई जाती थी, जैसे कि रोडवेज पर और प्रमुख चौराहों पर। लेकिन जब से मेरा निर्वाचन हुआ है 5 सालों में मैंने लगभग 200 स्थानों पर लकड़ी का ये जलाने का। ये लकड़ियों की व्यवस्था कहाँ से कराती हैं आप? आपदा राहत कोष में नगर पालिका में जो फंड रहता है उसी से लकड़ियों की व्यवस्था होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हरे वृक्षों को, हरे पेड़ पौधों को आप वो करवा रही हैं, ऐसा तो नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम होता है। लकड़ियों का खरीद होता है और लकड़ियां फिर अपने कर्मचारियों द्वारा वार्डों में प्रोवाइड कराया जाता है। जी अच्छा, इसके साथ साथ में गर्मियों में देखा गया कि आपके जगह जगह क्या नाम है, कूलर फ्रीजर भी लगे रहे, लोगों के लिए जल प्याऊ व्यवस्था भी रही। अपने गर्मियों की व्यवस्था की तो रही, सर्दियों की बात। गर्मियों में 17 स्थानों पर इस समय हमारे वाटर कूलर एकदम सुचारू रूप से चल रहे हैं, जो कि 5 वर्षों से लगातार चल रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है और पहले ही साल मैंने लगाया था और जो कि अभी तक हर जगह आसानी से चल रहे हैं। थोड़ी बहुत खराबियां आती है, उसके लिए भी एक व्यक्ति रखा गया है जो जा करके उसको चेक करता रहता है। और सबसे बड़ी चीज, उसमें हमने फोन नंबर भी लिख रखा है, उस फोन नंबर पर कॉल आती है और शिकायत दर्ज हो जाती है, तत्काल प्रभाव से एक व्यक्ति जाकर उसको ठीक करता है। तो हमारी सर्विसेज में भी बदलाव आया है, हमने सर्विसेज अच्छी की है। कहीं से भी कोई भी सूचना आती है, किसी वार्ड में कोई मर गया, जानवर मर गया, हमारा कैटल कैचर जा करके जानवर को हटाता है, ले जाता है। गौशाला, देखिए गौशाला हमारे टाइम में बनी है, गौशाला के लिए कैटल कैचर खरीदा गया है। संसाधन की बहुत अव्यवस्था थी जब मुझे नगर पालिका सौंपा गया था, तो कुल मिला के 4-5। तो ये जो गौशाला का निर्माण हुआ, ये जो गौशाला बनवाई गई, आपके समय बनाया गया या फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की योजना चला इसमें आया? देखिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ये योजना ही है। अच्छा। और योजना के तहत ये नगर पालिकाओं को सूचित किया गया कि आप अपने वार्डों में गौशाला दीजिए, गौशाला बनाइए। गौशाला के लिए अभी हमारे पास पैसा शासन से नहीं आया है जी। अभी हमारी गौशाला अस्थायी है, जो कि हमारे नगर पालिका से पोषित हो रही है। अच्छा। हमने अपना एक DPR बना करके शासन में भेजा है। शासन जब हमें गौशाला बनाने का पैसा देगा तो हमारे पास बहुत सारी बंजर जमीनें हैं, नगर पालिका की भूमि है, जिस पे हम लोग एक बड़ा गौशाला बनाएंगे। सभी सुविधाओं से लैस गौशाला होगा, जहाँ पर की बहुत सारी, मतलब अभी तो हमारी 100 से ज्यादा गायों की रेंज नहीं है उस गौशाला में, क्योंकि वो किराए पर है, लेकिन इससे भी बढ़ा चढ़ाकर किया जाएगा। शासन के ही आदेशों का पालन हुआ है, लेकिन शासन से पैसा नहीं आया है, नगर पालिका से पोषित हो रहा है। अच्छा, ये आप जो गौशाला बनवाएंगी, इतनी बड़ी जमीन बनवाएंगी, बहुत कुछ ऐसा भी सुनने में आता है कि जो नगर पालिका परिषद की जमीनें हैं वो लोग क्या कर लिए, हड़प लिए हैं, उस पर मुकदमा कर दिए हैं, फिर फाइनल नहीं होता है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? माने वो अभी नगर पालिका की जमीन है कि जमीन खरीदना पड़ेगा?
देखिए पिछले कार्यकालों में क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कार्यकाल से पहले की हैं। मेरे टाइम में आने के बाद से मेरे टाइम में एक भी ऐसा मुकदमा नहीं हुआ है और ना ही कोई भी ज़मीन इधर उधर हुई है। तो कोई भी अतिक्रमण मेरे टाइम में नहीं होने पाया है, क्योंकि मैं हमेशा अतिक्रमण के लिए खड़ी हुई हूँ। अच्छा, माने सबका साथ सबका विकास का आप वो कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं। अच्छा, एक आपसे सबसे संजीदा प्रश्न है, सबसे संजीदा बात कहीं न कहीं से घिरा पड़ा इस नगर के लिए, काशीराम कॉलोनी, ये इस पे क्या कहना चाहेंगे? माने काशीराम कॉलोनी जो पात्र हैं वो लोग सही रह रहे हैं या फिर इसका कोई और है जिम्मेदार? इसमें क्या कुछ आप इसका बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, काशीराम आवास देखिए एक योजना के तहत बनाया गया था और उसमें लोगों का आवंटन हुआ था। जहाँ तक सर्वे के हिसाब से मैं बता पा रही हूँ आपको कि सर्वे कराया गया तो उसमें आवंटित कोई भी व्यक्ति इस समय नहीं है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आवंटित व्यक्ति ने किराए पे दे रखे हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो आवंटित व्यक्ति को पता ही नहीं है और वो कोई भी ताला तोड़ के अंदर रह रहा है। लेकिन फिर भी जब वहाँ से सूचनाएं आती हैं कि हमारी सफाई नहीं है, ये नहीं है, तब भी हम उनको सुविधा देते हैं। हमारी सफाई कर्मी वहाँ जाते हैं, सफाई करते हैं, लाइट की व्यवस्था करते हैं। जबकि वो लोग जो वहाँ रह रहे हैं किराएदार हैं या तो फिर ज़बरदस्ती हड़प के रह रहे हैं और ना ही बिजली का बिल देते हैं, ना ही वाटर टैक्स देते हैं, ना हाउस टैक्स, किसी प्रकार का कोई भी टैक्स पे नहीं करते। फिर भी उनको सुविधाएं मानवता की वजह से दी जा रही हैं। नहीं, ये मानवता चूंकि ये सरकारी संपदा है तो मानवता की वजह से हम किसी को सुविधा दें, चूंकि हमारा उसमें निजी हक कोई है नहीं। एक बात। दूसरी बात कि काशीराम कॉलोनी में अगर लोग रह रहे हैं तो जिन्होंने किराए पे दे रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका दो मकान उनका प्रधानमंत्री आवास योजना भी आ गया हो और इधर क्या नाम है काशीराम कॉलोनी का भी लाभ किराए के रूप में ले रहे हो, तो इसमें क्या करें? देखिए आपका सवाल बहुत अच्छा है। यही मेरा भी सवाल रहा है डूडा विभाग से, क्योंकि अक्सर ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो लोग काशीराम आवास प्राप्त कर चुके हैं उनको ये नहीं मिलना चाहिए। जी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनको आवास पहले से प्राप्त है। लेकिन डूडा विभाग ने बहुत सारे ऐसे मेरे ख्याल से चीज़ें हैं सामने, हो सकता है कि सर्वे किया जाए तो सामने आए कि गलती से या किसी गलत रिपोर्टिंग की वजह से या सर्वेयर की गलती की वजह से ऐसा हुआ है, कुछ लोगों को मिला है। लेकिन ऐसा भी है कि नगर पालिका में मैंने ये सर्वे के आदेश दे दिए हैं कि जिन लोगों का आवंटन है उस पर उनको आप बुलाइए और वो सर्वे कराइए कि वो लोग इस समय हैं या नहीं हैं। ऐसा भी है कि जो लोग आवंटित हैं उनमें से काफ़ी लोग एक्सपायर भी हो चुके हैं, काफ़ी लोग जा चुके हैं, काफ़ी लोग अब उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो उनका आवंटन रद्द किया जाए और उन पर किसी अन्य को आवंटित किया जाए कि उसका लाभ कोई और व्यक्ति ले सके। इसका सर्वे का आदेश मैंने नगर पालिका को दे रखा है। तो ये सर्वे का आदेश आपने दे रखा है, तो इसके साथ में ये शुरुआत कब तक होगा? अभी इसको प्रशासन जिम्मेदारी कुछ दिन पहले देख रहा था। काशीराम एक इस जनपद का देखा जाए तो एक बड़ा मुद्दा बना है और मुद्दा ये बना है कि उसमें अपात्र लोग रह रहे हैं और कहीं न कहीं ऐसे भी गैर कानूनी या गैर लोग ऐसे रह रहे हैं जो अदर प्रदेश से आए हुए हैं। तो इस पे पैनी निगाह रखनी चाहिए, इस पे क्या कहना चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए पैनी निगाह। देखिए हर चीज नगर पालिका का काम नहीं है। जहाँ तक मेरा काम है, नगर पालिका का काम है। नगर पालिका सर्वे करा सकता है, रिपोर्टिंग तैयार कर सकता है, आवंटन कैंसिल कर सकता है, आवंटित कर सकता है। लेकिन जो वहाँ पर अवैध रूप से काबिज हैं उनको हटाने का काम प्रशासन का है और हमारी ओर से पत्र प्रशासन को जाएगा, एसडीएम को जाएगा, डीएम साहब को जाएगा, एसपी साहब को जाएगा। ये उनका काम है कि बाई फोर्स वो किस तरीके से उनको वहाँ से हटाते हैं और नए आवंटित व्यक्तियों को कैसे वहाँ स्थापित करते हैं। ये लगभग कब तक शुरू होगा? ये अब प्रोसीजर तो अब चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि इस समय चुनाव में सभी जितने अधिकारी हैं वो भी व्यस्त हैं और नगर पालिका विभाग भी पूरी तरह से व्यस्त है और हम लोग भी व्यस्त हैं। अच्छा, इसके साथ साथ में देखा जाए कि आप एक महिला हैं, एक महिला नेत्री हैं, नैतिक नेता। आप एक महिला होते हुए भी पूरे रणभूमि में लगी हैं, पूरा मैदान में हैं। देखा जाए तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, सारे लोग अपने अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं मैदान में चेयरमैन की पद के लिए। तो इस पे कहां तक क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब जो कुछ पुराने चेहरे हैं, कुछ गद्दावर चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे हैं, तो सारे लोग आपसे मैदान में मुकाबला के लिए आ रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगी? क्या है आपका प्लान, क्या है योजना, कैसी तैयारियां? देखिए तैयारियां तो मेरी हैं, अब रणनीति तो सबको बताई नहीं जाती है। जी। रही बात मैदान में आने की, रणनीति यही होता है कि सबका साथ सबका विकास करे, तो वही रणनीति है, कुछ अलग से रणनीति इसमें होता नहीं। जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सुविधाओं को, उनके विचारों को आगे बढ़ाना मेरा काम है और मैं उन्हीं पर अपना काम कर रही हूँ। रही बात लोगों के मैदान में आने की, तो ये सबका अधिकार है, हर पार्टी का अधिकार है कि वो अपने कद्दावर को मैदान में लाए
और मुझसे मुकाबला करवाए सत्ता पक्ष से। और एक चीज ये भी सत्य होती है कि जो सत्ता में होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सत्ता में होता है तो विरोध उसी का होता है। जब उसका विरोध होगा, उसकी बुराइयां होंगी, उसमें कमियां निकाली जाएंगी, तभी तो दूसरे लोग सत्ता में आएंगे। सत्ता में आना है तो वो तो करेंगे ही, लेकिन मुझे पता है कि मैंने अपना काम बखूबी किया है, सिस्टमेटिक किया है, पहले से बेहतर किया है, पहले से अच्छी सुविधाएं लोगों को मिली हैं, नगर पहले से ज्यादा सजा धजा है, बेसिक सुविधाएं लोगों के घर तक गई हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बारे में जरूर सोचेगी और मैं जनता को समझा पाऊंगी। अच्छा जी। तो आप क्या नाम है, ठीक है, आप जनता को समझा पाएंगी, जनता को विकास से आप सहमत करेंगी, सारे प्रश्नों को आप बेबाकी से जवाब दे रही हैं। दूसरी बात, एक सबसे कठिन और सबसे हार्ड मुद्दा यह आता निकल के सामने कि अभी तक आपने जो भी कार्य किया, सरकार की योजनाओं के, सरकार के सिस्टम पे रह करके आपने काम किया, अगर आप अब की बार जीत जाती हैं, जनता आपका चयन कर लेती है, तो 5-7 ऐसे तथ्य कौन से हैं पड़े जो आधा अधूरा रह गए थे, और कुछ ऐसे 5-7 है जो आप नया कार्य शुरुआत करेंगे, जो लोगों का ध्यान गया नहीं, लोगों ने अभी तक प्लान नहीं किया होगा, सोचा नहीं होगा, उसको आप करेंगी, ऐसा कौन सा है? देखिए, सबसे पहली चीज तो हम लोगों को ये मूलभूत सुविधाएं होती क्या है, मूलभूत रोटी कपड़ा मकान। और इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहती हूँ, शिक्षा। रोटी कपड़ा और मकान ये तो हमारे शरीर को आगे बढ़ाता है, लेकिन हमारे मानसिक और बौद्धिक स्तर को शिक्षा आगे बढ़ाती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये सोच रखा है कि इस बार जब मैं आती हूँ तो हमारे नगर में कोई भी एक अच्छी लाइब्रेरी नहीं है, तो एक अच्छी सरकारी लाइब्रेरी बनाने का काम करूंगी, ताकि हमारे जो गरीब बच्चे हैं, जो गाँव के हमारे 40 गाँव जो जोड़े गए हैं, जहाँ पे बच्चों को शायद कुछ सुविधाओं से वंचित होने के नाते आगे बढ़ने में समय नहीं वो आगे बढ़ पा रहे हैं, उनको कुछ सुविधाएं मिल जाए, उनको अच्छी बुक्स मिल जाए, और वो भी हमारे अकबरपुर नगर से भी IAS BCS निकले, हमारे अकबरपुर के लोग भी डॉक्टर इंजीनियर बने। तो एक तो ये काम हो गया। दूसरी चीज है रोटी के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत सारे गरीब हैं, क्योंकि ये नगर पालिका का काम नहीं है कि हम उनको कोई राशन उपलब्ध करा सकें, लेकिन एक नेता होने के नाते मैं कोशिश करूंगी कि हमारे गांव की जनता को हर प्रकार की सुविधा मिले, और चाहे उसके लिए दूसरे विभागों से बात करनी पड़े या शासन स्तर तक जाना पड़े, वो भी मैं करूंगी। और मकान की बात रही तो आवास में भी मैं इस समय जा रही हूँ गांव में, और काफी देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोगों को नहीं मिल पाया है जो कि बहुत ज्यादा पात्र थे, जो उसकी जरूरत थी, उनकी जिनको बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो मैं इनके लिए एक आवाज बनने का काम भी करूंगी। रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा के अलावा जो नाली सड़क खरंजा तो बनता ही है, लेकिन हमारे नगर में सीवर सिस्टम नहीं है। तो मेरी ये पहली एक पहल होगी इस बार कि मैं अपने प्रथम वर्ष में ही शासन स्तर तक जाकर के अपने नगर में एक सीवरेज की व्यवस्था कराऊं कि हमारा पूरा नगर सीवर लाइन से लैस हो जाए। और हमारा इस समय आपको जानकारी देना चाहती हूँ, FSTP प्लांट सरकार के द्वारा जल निगम कार्यदायी संस्था है जो बना रही है, उसका मैंने अभी सर्वे भी किया रिसेंटली। तो वहां पर जो सीवर से जो मल वहां पर जाएगा, वो वहां पर प्यूरिफाई होगा और वो खाद बनेगा, और वहां पे वाटर और ये सारा सिस्टम उनका है। तो ये भी नगर पालिका को प्लांट बन रहा है। अच्छा। वो सरकार की योजना है, लगभग 6-7 करोड़ की योजना है उनकी, वो हो रहा है, बन भी चुका है, 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, और वो नगर पालिका को सौंप दिया जाएगा, वो संचालन नगर पालिका ही करेगा। अच्छा, आपके साथ साथ माली आप चेयरमैन होते हुए सारे कार्य को कर रही हैं, निपटा रही हैं, क्या और बाकी प्रत्याशी भी कार्य कर रहे हैं? कहीं ऐसा नजर आया कि जो और भी क्या नाम है चेयरमैन पद प्रत्याशी के लिए संभावित खड़े होने जा रहे हैं, मैदान में आने जा रहे हैं, वो भी कुछ कार्य कर रहे हैं? कभी आपके नजर में आया इसी बात? देखिए, मुझे लगता है कि जो संभावित प्रत्याशी होते हैं वो सिर्फ जो सिटिंग में होते हैं उनकी कमियों को निकालने के लिए ही काम करते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि जहां पर हमारी अगर कहीं पर कोई चीजें छूट गई हैं तो उसको लेकर के वो मुद्दा बनाते हैं, और यही होता है, विरोध इसी को कहते हैं कि जहां पर कुछ छूटा हुआ है उसी को आप लीजिए और उसको मुद्दा बनाइए कि भाई ये छूट गया, चेयरमैन आपका ठीक नहीं है, आपने 5 साल हो गया, ये नहीं उन्होंने किया, वो नहीं उन्होंने किया। मैं मानती हूँ कि 5 साल हो सकता है कि जनता से इंटरेक्शन में कुछ दूरियां मेरी बनी रही हो, लेकिन अगर ये दूरियां रही भी होंगी तो मैंने काम इतना किया है, मैंने जनता के लिए मैं परमानेंट एक्टिव रही हूँ। दूरियों का मतलब ये नहीं है कि मैं घर में बैठी थी, मैं एक्टिव थी, चाहे इधर चाहे उधर। मैंने जो विकास रूप में जो सुविधाएं हैं वो उनको मूलभूत किसी न किसी तरीके से पहुंचा रही थी, इस पे आप ध्यान लगाए थी। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये बताएंगी कि जो आपके सभासद हैं वो आपसे संतुष्ट हैं?
जी हाँ, मेरे ख्याल से 25 सभासद में से 1-2 को तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन लगभग सभी संतुष्ट। जो एक दो लोगों को आप नहीं कह सकती, वो क्यों, क्या उसका वजह रहा? देखिए, अब वो सब उनका अपना स्वाभाविक कुछ लोगों का नेचर होता है, कुछ लोग हो सकता है पार्टी के विरुद्ध रहते हैं और कुछ जातिगत भी ऐसे लोग एक बना के चलते हैं। माने वैचारिक भेद भी हो सकता है। जी, वैचारिक ही कहेंगे इसको। अच्छा। आपने सजाया है, संवारा है, उस पे भी आपने परिश्रम किया है। इसके साथ साथ में कुछ और बताना चाहेंगी हमारे इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को? कुछ और कहना चाहेंगी? कुछ ऐसा भी रहा हो कि आपको काम करने के लिए वो चीजें सही समय मुहैया ना करवा पाया हो, ये चीजें आपके साथ होना चाहिए, तो कुछ ऐसा राय मशवरा आप देना चाहेंगी? देखिए, हमारी सरकार चौमुखी विकास की सरकार है और वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने पर हमेशा बल देती है और उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया है। उनके जितने भी शासनादेश आए हैं सब बहुत सराहनीय रहे हैं और मैंने भी पूरी तरह से पूरी कोशिश की है कि उनके शासनादेशों का पालन कर सकूं और कर पाऊं, ताकि जो सरकार की मंशा है वो धरातल तक पहुंच सके। और मैंने लगभग उन सभी को किया भी है। जैसे कि सरकार की कायाकल्प की योजना आई कि विद्यालयों का कायाकल्प हो, तो 30 विद्यालय मैंने लिए, उनका कायाकल्प हुआ। अभी 20 और बचे हैं हमारे नगर पालिका क्षेत्र के अंदर। दूसरी सरकार की योजना थी कि हरियाली हो, पार्क हो, तो 2 पार्क मैंने बनवाए, एक गोहन्ना में, एक शिव बाबा में, 2 पार्क हमारे। अभी खैर सरकार का स्टेप बाय स्टेप पैसा आता है, तो एक दो इंस्टॉलमेंट आया है, इसलिए अभी गोहन्ना का कंप्लीट नहीं हुआ है। शिव बाबा का भी कंप्लीट है, उसमें ओपन जिम भी लगा है। ओपन जिम मैंने अलग से लगाया है, उसमें सरकार के पैसे के अलावा शासन से पैसा आया था, उसके लिए हमें नगर पालिका से नहीं लगाना पड़ा। दूसरी चीज है, एक सरकार की योजना थी कि हर शहर, हर जिले में, हर शहर में एक डंपिंग ग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि जो कूड़े होते हैं लोग हाईवे किनारे फेंक देते हैं और उनका निस्तारण नहीं हो पाता है, बीमारियां फैलती हैं, खाद नहीं बन पाता, रिसाइकिल नहीं हो पाता, तो एक डंपिंग प्लांट होना चाहिए। तो इसकी व्यवस्था भी मेरे कार्यकाल में ही हुई है। डंपिंग ग्राउंड की खरीद की गई है, आउट ऑफ द सिटी, थोड़ा सा हटके है, शहर से, नगर पालिका से हटके है, और 17 बीघे की जमीन है और उस पर डंपिंग प्लांट की खरीद भी हो चुकी है। सेटअप होने वाला है, फाउंडेशन तैयार हो रहा है और आप आगामी लगभग 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि वहां पर कूड़े रिसाइकिल होंगे, खाद बनेगा। और 2 MRF सेंटर जो हमारे शहर में बन रहे हैं, एक शिव बाबा में बना हुआ है और एक हाईवे पर बना हुआ है, बनगांव रोड हाईवे पर बना हुआ है। तो वो MRF सेंटर में भी रिसाइकलिंग का काम हो रहा है और वो धीरे धीरे थोड़ा चल रहा है, क्योंकि अभी माने कुल मिला करके अपने वार्डों को आप एक विश्व पटल पर लेके जाएंगी, आपका ये उद्देश्य है, आपका ये लक्ष्य है। अच्छा, इसके साथ साथ इस चैनल के माध्यम से, अपने इस इंटरव्यू के आधार से आप लास्ट बिंदु पे इस समाज को क्या कहना चाहेंगे, जो अपने समाज को, कि हमारा समाज ये चीज जाने, ये चीज ऐसा, उनको क्या बताना चाहेंगी? देखिए, मैं अपने समाज को यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले जागरूक बने, क्योंकि जागरूकता नहीं होगी तो कोई भी नेता आएगा, हाथ जोड़ेगा, आपसे वोट लेगा और 5 साल ऐसे निकल जाएगा आपका। और जागरूकता उस चीज की होनी चाहिए, एक नाली पे पटिया नहीं है तो हम नाराज हैं, एक हमारा सड़क नहीं बना तो हम नाराज हैं। अगर हम यही सोचेंगे तो अभी आगामी, एक मीडिया का नियम होता है, जब किसी पर्सनालिटी से बात करता है, किसी से प्रश्न रखता है, तो सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है जो पावर में है उसी से प्रश्न होता है। आप सब कुछ, क्या नाम है, बड़ी ही धैर्य से आपने जवाब दिया, सारे प्रश्नों को आपने बड़े ही आराम से आंसर किया। इसके साथ साथ में आपको समाज अगर वो चयन करता है, आपको ठीक है सत्ता में लाता है, तो क्यों, यानी किस लिए आपको सत्ता में लाए, आपकी क्या क्वालिटीज है, ऐसा क्या हुनर है, इसमें क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, सत्ता में लाने का सबसे बड़ा हुनर होना चाहिए जनता से जुड़ना, और मुझे लगता है कि मैं जनता से बहुत जल्दी और बहुत सहजता से जुड़ जाती हूँ और जनता अपनी समस्याओं को बहुत सहजता से मुझसे कह पाता है। अच्छा। और कह पाएगा इंसान तभी उनकी शिकायतें दूर भी की जा सकती हैं। और सहजता से मुझे जहाँ लगता है कि जितना हो सकता है और तुरंत का तुरंत, तत्काल ही जो चीजें तत्काल हो पाती हैं वो तत्काल मैं कर देती हूँ, और जो चीजों में समय लगता है मैं स्पष्ट रूप से उनको बताती हूँ कि इसमें इतना समय लगेगा। इसलिए शायद जनता मुझ पर विश्वास भी करती है और मुझे लगता है यही एक सबसे बड़ा गुण नेता में होने चाहिए कि वो सहजता से लोगों से जुड़ सके। आपको लोग मिलने आते हैं, तो आपको मिलने के लिए कौन सा आपने जगह बना रखा है इस अकबरपुर में? आप अगर लोगों से मिलती हैं तो कहाँ मिलते हैं? मान लीजिए आम जनमानस आएगा अपनी समस्या लेकर के, तो आपसे कहाँ भेंट करेगा? देखिए, आम जनमानस के लिए हमारा एक कैंप कार्यालय बना हुआ है, वहाँ पर हमारे, तो वहां तो आप उपलब्ध नहीं दे पाती हर समय? ऐसा नहीं है,
जैसे जब जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ रहा जाता है, और वहाँ हमारे प्रतिनिधि मनोज गुप्ता जी रोज बैठते हैं, और घर पर भी हमारा कार्यालय ही बन चुका है। जब घर होता है कभी के नेता का तो वो मोस्टली कार्यालय ही बन जाता है। इसके साथ साथ कुछ और अपनी तरफ से आप बताना चाहेंगी? कोई विषय ऐसा रह गया हो जो आप कहना चाहती हो, मैंने प्रश्नों में आपको कहीं न कहीं से उलझा दिया हो, वो याद आ गया हो आपको, तो कुछ ऐसा है विषय? देखिए, विषय यही है कि जिन चीज़ों पे किसी की नज़र नहीं पड़ी है वो चीज़ें हमने की हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे आगामी घोषणा पत्र में होने वाली हैं, संकल्प पत्र में मैं देने वाली हूँ कि जो इस नगर में कभी किसी ने नहीं सोचा है। ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं जो 50 सालों में कभी किसी ने नहीं किया। धार्मिक आयोजन, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और स्वच्छता के क्षेत्र में हमारा नगर कहीं किसी रैंक में बहुत पीछे था। 300-400 की रैंक में था, अभी 100 के अंदर है, 100 के अंदर है हमारा रैंक पूरे यूपी में। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारा नगर ODF हो चुका है। हमारे यहाँ 50 कम्युनिटी टॉयलेट बनाए गए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर मैं गिनाऊंगी तो आपका इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। बस मुझे लगता है कि मैं शॉर्ट में अगर इतना कहूँ कि जो एक नगर पालिका अध्यक्ष का कर्तव्य होता है बखूबी मैंने उसको 5 साल जिया है। निभाया तो निभाया है, जिया है। और मुझे लगता है ये 5 साल का एक्सपीरियंस मेरे लिए इतना पर्याप्त है कि अगर अगली बार मुझे मौका मिलता है तो इस एक्सपीरियंस ये मेरे लिए प्लस पॉइंट होगा, और आगे शासन स्तर से जा करके मैं बहुत सारी सुविधाएं अपने नगर को दे सकती हूँ। प्लस अगर नहीं भी मैं आती हूँ सत्ता में या नहीं भी मुझे जनता चुनती है तो ये 5 साल का एक्सपीरियंस मेरे जीवन भर का एक्सपीरियंस है। मैं शायद जीवन में बहुत अच्छा कुछ कर पाऊंगी समाज। चलिए, ये थी हमारी अकबरपुर नगर पालिका चेयरमैन माननीय सरिता गुप्ता जी, जो काफी झंझावात में भी घिरने के बाद सारे प्रश्नों को बड़े ही धैर्य से आंसर किया, बड़े ही संतोषजनक उत्तर दिया। इसके लिए इनको साधुवाद देते हैं। दर्शकों, जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर इसी चैनल के आधार से आपको किसी नए दिन किसी नए चेहरे से मिलाते हैं, आपको कराते हैं बातचीत। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।